पूरो भाग 4। भरी गर्मी आ गई थी। छिपटियाँ डालकर जलाए गए तंदूर की भांति धरती जल रही थी। पूरो कभी बैठती, कभी उठती, कभी लेट रहती थी। आज उसका जी ठीक नहीं था। पल पल पर वह पानी पी रही थी। उसकी पड़ोसन ने उससे कहा था, जैसे भी हो आज नहा ले और अपना सर भी धो ले, फिर क्या पता रात को या सवेरे ही तेरे घर कुछ हो जाए, फिर तू कितने ही दिन उठ नहीं पाएगी। रशीद ने देखा, पूरों का रंग बदन में उठती पीड़ा से पूनी जैसा सफ़ेद होता जा रहा था। रशीद को वो समय याद आ गया जब वो छतवानी की कच्ची सड़क से पूरों को अपने आगे घोड़ी पर बैठाकर भगा लाया था। उस समय भी पूरों का रंग सफ़ेद फिटकरी जैसा हो गया था। उस समय पूरों की आत्मा में से टीसें उठ रही थी, आज उसके रक्त मांस में से। रशीद ने रहीम के घर अपने खेतों पर काम करने वाला एक आदमी भेजा। पूरों को अकेले छोड़कर जाने का उसे साहस न होता था। जब रहीम की माँ पहुंची, उस समय बढ़ती हुई पीड़ा पूरों के मत पर बल खा रही थी। आते समय रहीम की माँ अपनी गली वाली उस रेशमा दाई को भी लेती आई थी, जिसने रहीम की दोनों स्त्रियों से दो दो लड़के लड़कियां पैदा होने के समय मदद दी थी। दाई ने आते ही एक पुरानी दरी फर्श पर डालकर उस पर पूरों को लिटा दिया। वह चारपाई की नरमाई को छोड़कर कड़ी जमीन पर लेटी कराहने लगी। रशीद बाहर देहली के पास खड़ा था। बंद किए हुए भीतरी किवाड़ के अंदर से पूरों की दांतों में भिजी हुई लंबी लंबी चीखें रशीद को सुनाई देती रही। उसका मन कर रहा था पूरों के बदन में से बहुत नहीं तो कम से कम आधी पीड़ा निकालकर अपने में डाल ले। पूरों अकेली ही पड़ी कराह रही थी। दाई गोटे वाले नए पंखे से पूरों को धीरे धीरे हवा करती रही। कितनी ही बार रहीम की माँ ने घूंट घूंट पूरों के मुंह में पानी डाला। बाहर खड़े हुए रशीद ने 3 जोर की चीखों के बाद बच्चे के टिटियाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद पूरों की आवाज़ नहीं आई। रशीद ने चैन की सांस ली। उसका जी कर रहा था कि वह भीतर चला जाए। ताई तो शायद बच्चे की देखभाल में लगी होगी, वह जाकर पूरों को संभाले। पूरों अभी तक उसके हाथों रोती ही रही थी, अभी तक उसके कारण कराहती ही रही थी, पर भीतर उसकी चाची बैठी हुई थी, भीतर दाई बैठी हुई थी। जब तक वह उसे भीतर न बुलावे, भीतर जाना ठीक नहीं था। पूरों की फिर आवाज़ नहीं आई। रशीद के दिल में घबराहट हुई। पूरों जिंदा तो है, उसकी आवाज़ इतनी सी भी क्यों नहीं आती। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। दाई ने बाहर आकर रशीद से कहा, बेटा बधाई हो, लड़का हुआ है। उसका क्या हाल है? रशीद ने पूछा। ठीक ठाक है बेटा, ऐसे ही कुनबे बढ़ते हैं, लड़के छत से तो गिर नहीं पड़ते, दाई ने मुस्कुराकर कहा, उस हौसले के साथ जिससे उसने सैकड़ों स्त्रियों की पीड़ा को अपने हाथों पर झेला था। जब रशीद अंदर गया तो पूरो लेटी हुई थी। उसकी आंखें निढाल थी। पास ही सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ उसका और रशीद का पुत्र अंगूठा चूस रहा था। रशीद का मन गर्व से भर उठा। उसने पूरो पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस जुए में उसने सारी की सारी पूरो को जीत लिया था। पूरो अब केवल उसकी भगाई हुई रखैल नहीं थी, अब वह केवल घर में डाली हुई स्त्री नहीं थी, अब वह उसके पुत्र की माँ थी। रहीम की माँ के कहे अनुसार रशीद ने 1 रुपया और गुड़ की भेली अपने पुत्र के ऊपर से वारी। पूरो की उन्नीदी आंखें खुली। उसने रशीद को देखा। अब तो मुझसे क्या कहता है? मैंने तुझे अपना आप दिया, मैंने तुझे एक पुत्र दिया है, अब मेरे पास बाकी क्या रह गया है? पूरो ने जैसे खामोश जबान से रशीद से कहा, फिर आंखें मीच ली। गर्म गुड़ और पिसे हुए बादाम कुछ चम्मच लेकर जब पूरो के शरीर में कुछ जान आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे का नरम नरम चेहरा उसकी बांस से लग रहा है। पूरो के शरीर में कपकपी सी आ गई। लगा कि एक नरम सफ़ेद कीड़ा उसके शरीर पर चढ़ रहा है। पूरो को नफरत सी हुई। मन किया अपनी बाहों से लगे हुए कीड़े को वह तोड़ डाले, उसे अपने से दूर फेंक दे, ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों से लेकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरू को उखाड़कर फेंक देता है, जैसे कोई चिमटी हुई किलनी को नोचकर अलग कर देता है, जैसे कोई चिमटी हुई जोंक को तोड़ फेंकता है। रहीम की माँ को इनके घर पूरे 13 दिन रहना था। अभी पूरो के लड़का हुए केवल 4 दिन हुए थे। 5वें दिन पूरो के दूध उतरा। अब तक दाई रुई की बत्तियां बनाकर लड़के के मुंह में दूध देती रही थी। आज उसने लड़के को पूरो के स्तन से लगा दिया। लड़का पूरो की गोदी में पड़ा रहा, उसके शरीर से चिपटा रहा। पूरो ने अपनी अंतड़ियों में एक खिंचन सी अनुभव की। मन किया कि वह लड़के को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। लड़का उसके अपने रक्त का बना हुआ एक खिलौना था, उसके ही मांस का बना हुआ पुतला। इस भरे पूरे संसार में यह एक लड़का ही उसका अपना था। वह अब कभी भी अपनी माँ का मुंह देख न सकेगी। वह अब कभी भी अपने पिता का मुंह न देख सकेगी। वह अपने भाई बहनों को भी न देख सकेगी। वह केवल अपने लड़के का मुंह देखा करेगी,
जिसके रक्त में उसके माता पिता का रक्त भी मिला हुआ था। उसके माता पिता उसे तो उखाड़ कर अलग फेंक गए, पर अपने रक्त को कैसे अलग कर सकेंगे, जो पूरो के अंग अंग में रचा हुआ था, जो पूरो के घर पैदा हुए बच्चे के रक्त में मिला हुआ था। बच्चा पूरो का दूध पीता रहा। फिर पूरो को लगा, ये लड़का ज़बरदस्ती उसके नसों में से दूध खींच रहा है। ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती। इसके बाप ने भी तो उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लड़का भी तो अपने बाप का ही बेटा था, अपने बाप का रक्त था, अपने बाप का मांस था। ज़बरदस्ती यह उसके शरीर में धरा गया था, ज़बरदस्ती ही उसके पेट में पल गया था, और अब ज़बरदस्ती ही उसकी नसों में से दूध खींच रहा था। पूरो ने अपने माथे को छुआ। आग में पड़ी हुई ईंट की तरह उसका माथा गर्म था, शायद उसे ज्वर था। पूरो सोचने लगी, ये लड़का, उस लड़के का बाप, सारी पुरुष जाति, पुरुष पुरुष जो स्त्री के शरीर को कुत्ते की हड्डी की तरह चूसते हैं। लड़का पूरो का दूध पीता रहा। पूरो का मन रहट के डोंगों की तरह भरता और खाली होता रहा। पूरो के गोल मटोल बेटे को सब जावेद कहकर पुकारते थे। पूरो उसे सुतली की पलंगिया पर डालकर देखती रहती। टांगे चला चला कर वह अपने ऊपर की चादर उतार देता और उसे अपने पैरों में रौंद देता। पूरो ने उसके पाँव में चांदी की पतली सी पाजेब डाल रखी थी। जब वह टांगे मारता, पाजेब की हल्की सी छन छन पलंगिया पर सुनाई देती। लाते चलाते समय जोर लगाने से उसका मुंह लाल हो जाता और उसे हिचकियाँ आने लगती। फिर पूरो उसके हाथों की ओर देखती। उसकी हथेलियाँ बहुत ही गोरी चिट्टी थी और हथेलियों के पीछे की ओर मांस इस तरह उभरा हुआ था कि पूरो को उसके हाथ बिल्कुल मोम के उस बबुए जैसे लगते थे, जिसे छुटपन में उसने सियाम से आते हुए कलकत्ते के एक बाजार से खरीदा था। पूरो ने उस बबुए को क्रोशे से बुनकर एक कुर्ता पहनाया था। छोटे मोतियों को एक धागे में पिरोकर उस बबुए को माला पहनाई थी। जावेद के हाथ बिल्कुल उस बबुए के हाथों की तरह थुल थुल करते थे। मोम का वह बबुआ शायद अभी तक टूटा नहीं होगा। पूरो सोचने लगती, कभी कभी कांच और मिट्टी की वस्तुओं का जीवन भी कितना लंबा हो जाता है। शायद आज भी उस बबुए से पूरो की कोई बहन खेल रही होगी। मुंह अंधेरे ही पूरो खेतों में जाती। रशीद बेटे के पास बैठता। एक दिन अभी अंधेरा ही था। पूरो खेतों से लौट रही थी। गांव के बाहर मुसलमानों के एक कुएं पर उसने हाथ पैर धोए, और जब वह अपने घर को लौट रही थी, उसे अपनी गली की एक लड़की कम्मो दिखाई दी। शरद ऋतु की हल्की हल्की ठंड थी। कम्मो पानी की बटलोई को पत्थर के एक छोटे से थड़े पर रखकर खड़ी हो गई थी। पूरो जब उसके पास से गुजरी, कम्मो ने कांपते हुए हाथ से पानी की उस बटलोई को उठा लिया। शायद उसके कंधे बटलोई का भार सहन नहीं कर पाए। बटलोई कम्मो के कंधे से गिरने लगी। बटलोई के नीचे रखी कम्मो की हथेली भार के कारण बीच से दोहरी होती जा रही थी। दाएं हाथ से बटलोई को सहारा देते हुए कम्मो के मुंह से निकला, ओ माँ। पूरो के पांव रुक गए। कम्मो के पास हो आई। मन किया, 10-12 बरस की इस लड़की कम्मो के कंधे से बटलोई उतार ले। कम्मो उसके साथ साथ चलती जाए। कम्मो जो पाँव से नंगी थी, जो सदा खद्दर के सुथने के पांचे ऊपर को मोड़े रखती थी, जिसकी धारियों वाली कमीज के मुड्ढों पर लगा हुआ पैबंद कभी उधड़ जाता था, कभी फिर लग जाता था, जिसकी चुनरी के पल्ले सदा तार तार लटके रहते थे, जिसके बाल सदा बांझ जैसे खुश्क और बिखरे रहते थे, और जिसे पूरो ने सदा दूर से ही देखा था। आज वह उसके पास जाकर उसके उन कंधों पर से बटलोई उतार ले, जिन कंधों की हड्डियां पीतल की बटलोई से टूट रही थी। बड़ी देर हो गई है। बर्तन के भार के नीचे दबी कम्मो ने जैसे पूरो से आज देर ना होने का एक सहारा मांगा। अभी तो दिन भी नहीं निकला, पूरो ने कहा। ना जाने कैसे लड़की में कुछ साहस हो आया। उसने अपने कंधों का भार फिर धरती पर रख दिया। बटलोई से कोई एक चुल्लू भर पानी छलक कर कम्मो के कंधों पर गिर पड़ा। खिसी हुई धारियों वाली कमीज को पार करके पानी की ठंड कम्मो के शरीर में फैल गई। जाड़ों की ठिठुरन कम्मो के बदन में दौड़ गई। पूरो रुक गई। कम्मो पूरो की ओर देखकर हंस पड़ी। एक घड़ी पहले वह देर हो जाने के डर से और बर्तन के बोझ से सहमी हुई थी। पूरो ने कम्मो के चेहरे पर सदा वही भय देखा था। उस समय उसके चौड़े होठों पर फैली हुई हंसी पूरो को ऐसे लगी जैसे उस लड़की को हंसना आता ही ना हो। वह यूं ही अपने होंठ मरोड़ रही हो। कम्मो, तू रोज इसी वक्त आती है? कम्मो को जो आवाज़ें पड़ती थी, उनसे पूरो को कम्मो का नाम मालूम हो गया था। लगता है आज कुछ देर हो गई है, मुझे मार पड़ेगी। कम्मो ने फिर बटलोई पर हाथ धर लिया। उसके चेहरे पर से उसकी हंसी कच्चे रंग की तरह उतर गई।
और फिर वही पुराना भय आ गया। कम्मो, वे तेरी कौन लगती है? चाची, कम्मो ने कहा, और उसकी बाँह बटलोई के भार के नीचे मुड़ गई। कौन जाने, उस बोझ के कारण या चाची के नाम से। तू कहे तो मैं तेरी बटलोई ले चलूं? पूरो ने कहा, पर अपना हाथ आगे न बढ़ाया। पूरो को इस बात का ध्यान था कि लोग जानते थे कि उसका नाम हमीदा है। हमीदा, रशीद की बीवी, और कम्मो एक हिंदू लड़की थी। बटलोई भ्रष्ट हो जाएगी, कम्मो ने निशंक कहा। पानी तो नहीं होगा, मैं पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू जाकर बाहर से बटलोई मांझ ले जाओ। कहते कहते पूरो हंस दी, कम्मो भी हंस दी, पर बटलोई उठाई रही। दोनों अभी थोड़ी ही दूर गई होंगी कि कम्मो का पैर मुड़ गया। गिरती हुई बटलोई को पूरो ने थाम लिया, पर कम्मो कंकर पत्थरों पर गिर पड़ी। कम्मो के पैर में मोच आ गई। पूरो ने बटलोई धरकर कम्मो का पैर थामा, हथेली से कम्मो के पैर को टखने के पास मला। देखते देखते कम्मो उठने योग्य हो गई। पूरो बटलोई उठाकर साथ साथ चलने लगी। ओ माँ, कहकर कम्मो रोने लगी। पूरो को लगा जैसे कम्मो अपने तमाम दुखों के लिए अपनी मर चुकी माँ को उलाहना दे रही है। पैदा करके हमारे लिए छोड़ गए, पूरो ने कई बार कम्मो की चाची को कहते सुना था। कम्मो के माता पिता कोई ना था। पिता तो शायद जीवित थे, पर कहते थे उसने शहर में कोई दूसरी औरत रख ली थी और इसी कारण कम्मो से कोई वास्ता ना रखता था। पूरो सोच रही थी, जब माएँ मर जाती हैं तब बाप भी पराए हो जाते हैं। सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी ओर चला गया। माएँ जीवित हों फिर भी पिता पराए हो जाते हैं, माएँ भी पराए हो जाती हैं। गांव अब दिख पड़ने लगा था, प्रकाश भी बढ़ गया था और उनकी गली का मोड़ भी अब आ गया था। फिर दोनों को ये डर था कि कोई पूरो को बटलोई उठाए ना देख ले। कम्मो ने जब बटलोई संभाली उसके पाँव कांप रहे थे। पूरो ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कम्मो से अलग हो अपनी गली में मुड़ गई। उसी दिन दोपहर के समय पूरो का लड़का कुछ जिद करके रो रहा था और पूरो उसे बहलाने में लगी हुई थी जब दरवाज़ा खोलकर कम्मो उसके घर में आई। पूरो ने आगे बढ़कर कम्मो को अपने से चिपटा लिया। लगा उसके पुत्र की अपेक्षा कम्मो को बहलाए जाने की अधिक आवश्यकता है। कम्मो, जिसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। कम्मो के आंसू पूरो की बाह पर गिर रहे थे। पूरो के जी में रह रह कर आ रहा था कि जैसे वह जावेद की माँ है वैसे ही कम्मो की माँ भी बन जाए। कम्मो ऐंठ कर रोने लगी। वह उसे उठा उठा कर बैठाए, उसे गोद में ले लेकर फिरे, उसे चूमते ना थके। वह जावेद की माँ है, वह कम्मो की माँ भी बन जाए, वो सब अनाथों की माँ बन जाए। वो एक अच्छी पुत्री नहीं बन सकी थी, वह एक अच्छी माँ बन जाए। कम्मो हिंदू थी और पूरो एक मुसलमानी थी। कम्मो पूरो के घर का कुछ खा नहीं सकती थी, पर पूरो का जी करता था कि वह कम्मो को अपने हाथ से खिलाए, उसे अपने हाथ से दूध का कटोरा पिलाए। पूरो ने फिर कम्मो का पैर मला, हथेलियों में गरम गरम घी लगाया, रुई से सेक किया। कम्मो घर जाने की जल्दी करने लगी। उसकी चाची की लंबी झाड़ू उसकी आंखों में सलाखों की तरह घूम रही थी। कम्मो दुलाई निगदने वाली सुई लेने के बहाने चली आई थी। पूरो ने कम्मो को बादाम वाला गुड़ खिलाया और फिर दुलाई निगदने वाली सुई भीतर से निकाल कर दी। जाड़ा दिन दिन बढ़ रहा था। लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए थे। लोगों ने रुई भरवाकर काली छींट की फतूहियाँ सिलवाई थीं। लोगों ने मोटे खेसों में अपने कंधों को लपेट लिया था। कम्मो अपनी उम्र के वर्ष खाए जा रही थी। ना उसके शरीर पर यौवन चढ़ता था, ना उसके शरीर पर कभी नए वस्त्र दिखाई देते थे। उसके नंगे पैर अब ठंड से ठिठुरने लगे थे। पूरो ने कम्मो के लिए एक नई जूती बनवाई, पर कम्मो के लिए अपने पैरों में उस जूती को पहनना आसान बात नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद कम्मो को वह जूती पहना दी गई और कम्मो ने अपनी चाची से कह दिया कि सामने ईख के खेत में पड़ी हुई मिली है। चाची ने यह बात मानी तो नहीं, भला गांव में ऐसी कौन होगी जो अपनी नई जूती ऐसे फेंक आई, पर वह चुप रही। कम्मो जूती पहनती रही, किंतु हर रोज़ तो नई चीज़ें पड़ी नहीं मिल सकती। पूरो कम्मो की ठिठुरती हुई हड्डियों को देखती रह जाती। केवल रात के अंतिम पहर का अंधेरा ये बात जानता था कि पूरो कम्मो की एक दो बटलोइयाँ उठाकर उसे राहत ले लेने देती थी। कम्मो दिन में एक आध फेरा पूरो के घर का लगा लेती थी। कभी बेलन से रुई साफ कर लेती, कभी चक्की में चने दल देती, कभी इमाम में मसाला कूट देती। पूरो उसका हाथ बटाती। चाची का काफ़ी काम हो जाता। नन्हा बच्चा जावेद कम्मो से हिल गया था। कभी कम्मो ना आती तो पूरो उसे छोटे बच्चे का उलाहना देती। जहाँ तक कम्मो से बन पड़ता वह कभी नागा ना करती। अपूरो और कम्मो माँ बेटियों की तरह एक दूसरे से लड़ लेती थी। दो सहेलियों की तरह एक दूसरे से चिपट चिपट कर बैठ जाती थी। कई बार पूरो का मन करता कि वह कम्मो के लिए कुछ बनाए। कम्मो के सूखे हुए शरीर पर अब एक हल्का सा उभार आने लगा था।
कम्मो के पिचके हुए गालों पर गोलाई आ गई थी। पूरो के घर आकर कम्मो अपने बाल संवारती। पूरो चिकनाई का हाथ लगाकर कम्मो की मेढ़ियाँ करती। एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे कम्मो पूरो को पकड़कर बेतरह रोने लगी। पूरो ने उसकी ओर देखा। कम्मो गन्ने की तरह पेरी हुई जान पड़ती थी। पूरो ने उसे अपने कलेजे से लगाया, उसका माथा चूमा, पर कम्मो का रोना किसी तरह थमने में ना आता था। आंसुओं से उसकी चुनरी भीग गई थी, आंसुओं से उसके हाथ भीग गए थे। मेरी चाची कहती है जो तू अब उसके घर गई तो मैं तेरा खून पी डालूंगी, कम्मो ने कहा, और पूरो की छाती से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वो जी भर कर रोई। पूरो उसका एक सहारा थी और उससे अलग करने के लिए कम्मो को कोई हाथ पकड़कर खींच रहा था। पर क्यों, मैंने क्या किया है? पूरो ने पूछा। चाची कहती है सुना है वो घर से भाग कर आई है, तू भी किसी दिन उसी की तरह भाग जाएगी, कम्मो ने बताया। तो पूरो टूटी हुई पुनी की तरह हो गई।